हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। थोड़ी सी टेंशन आपको आ रही होगी, बट दैट इज़ फाइन विनफ। ओ एंजाइटी विद द एग्जामिनेशन अप्रोचिंग थोड़ी सी बढ़ेगी भी, थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए सेशन जरूर लेकर आएंगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस वेरी सेशन इटसेल्फ। यहाँ पर आज हम 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट हर फील्ड से हमने उठाकर मिक्सअप क्वेश्चन करे हैं। 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज एंटायरली फोकसिंग जीएस वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं, देयरफॉर आई थिंक यू शुड वॉच सम अदर वीडियो। बट फिलहाल के लिए जीएस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज मी आकाशदीप सारस्वत प्रेजेंटिंग दिस वेरी थिंग इटसेल्फ। यार ये जो यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं विच इज कॉल्ड एज गियर अप, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी लाइव सेशन है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ी सी इसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अभी आपको थोड़े बहुत ख्याल आ रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बस फोकस ऑन द फैक्ट कि आपने एग्जाम की तैयारी की थी, जब आपने सपना देखा था, तब आपने क्या देखा था कि यार मुझे सितारे चाहिए, और उसके लिए आपने इतना सारा काम किया। तो डरने वरना कुछ नहीं है भाई। अपन जस्ट जस्ट फोकस ऑन योर मेहनत, जो आपने मेहनत करी है। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कीजिए एंड फोकस कीजिए अपने एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वीडियो इज पावर्ड बाय करियर सक्सेस। आप इन प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो इफ दीज आर सर्टेन एग्जाम्स दैट यू आर टारगेटिंग इन JNK, और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर भी SSC एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज probably the place where you should be investing your focus on, and rest is something which is assured by this institute as well, ठीक है। Without further ado, let's start off with the very first question. क्वेश्चन बोलता है क्या? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द एम्परर ऑफ इंडिया। ओके, ये बोल रहा है बेसिकली टाइटल ऑफ इंडिया, टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया किसको अज्यूम करा गया था। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोटे तौर पर आपने दो लोगों के नाम देखे हैं, दिस इज क्वीन एलिजाबेथ एंड अपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा। लेकिन 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 क्वीन एलिजाबेथ आपके दिमाग में पहली बार आ सकता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द ऑप्शन। बी इज नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वीन विक्टोरिया इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1857 के बाद, कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था, लॉर्ड वाइसरॉय बिकेम द फर्स्ट वाइस, सॉरी कल बोल दिया, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय, प्लस अपोजिट हो गया। ओके, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो आपने काफी सारी मल्टीपल रिवीजन कर ली है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है वहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़े से डिफरेंट डिफिकल्ट से जो क्वेश्चंस है, बाकी आप काफी रिवीजन कर चुके हैं, तो आई वोंट बी फोकसिंग टू मच ऑन इट। ओके, लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा। ओके, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी मेंशन करें फटाफट से कमेंट के अंदर। ओके, मैनग्रोव वेजिटेशन प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज हाईएस्ट इन इंडिया। पूछ रहे हैं कि मैनग्रोव आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है इन्वायरमेंट के बारे में, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, समझा है इन्वायरमेंट को, तो आपको पता होगा मैनग्रोव्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? पानी में होते हैं। ज्यादातर कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? अच्छा, मैनग्रोव्स का दूसरा नाम निमेटोफोर्स भी होता है, ठीक है, मतलब प्रॉप रूट्स भी इसको बोलते हैं, प्रॉप रूट्स भी इसको बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, ठीक है। ओके, और अगर आपने इन्वायरमेंट मुझसे पढ़ी है, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ी है, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया मैप भी दिखाया था, गूगल अर्थ के ऊपर भी दिखाया था, और मैंने आपको वैसे भी क्लास में दिखाया था रिगार्डिंग क्रॉप रूट्स एंड ऑल, दैट इज मैनग्रोव्स मैंने दिखाए थे सुंदरबंस के अंदर, सुंदरबंस के अंदर। और कमाल की बात है, सुंदरबंस जो नाम है वो भी किसके बेसिस के ऊपर है, किसके नाम पर रखा हुआ है? सुंदरी, एक मैनग्रोव की टाइप होती है सुंदरी, उस मैनग्रोव की टाइप के ऊपर ही नाम रखा गया। अब सुंदरबंस कहां पर आते हैं? सुंदरबंस आपको देखने को मिलेंगे 70% जो आपका आता है सुंदरबंस, जो आपने डेल्टा काइंड ऑफ पढ़ा होगा, वो आपको 70% आता है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हमारा 30% हमारा इंडिया के अंदर भी आता है, विच इज नन अदर देन, क्या है, कहां पर आता है? वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो पूछ रहा है कि मैनग्रोव कहां पर मिलेगी आपको प्रेवलेंट? वेस्ट बंगाल में मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। In 1756, who among the following rulers attacked Fort William? फोर्ट विलियम किसने अटैक किया था? पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्ट विलियम के अंदर ही, दिस वाज द वेरी फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, इसलिए मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए कि वो कहां पर था, एक्चुअली फर्स्ट कोर्ट या फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, अगर हम पूछा जाए तो हमारा कब होगा, दैट इज फोर्ट विलियम के अंदर। अगर सबसे पहली बार पूछा जाए कि पहला फोर्ट ही कौन सा बना था, तो उसका नाम था आपका जॉर्ज फोर्ट। द फर्स्ट फोर्ट ऑफ इंडिया इज जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है 1756 के अंदर जो फोर्ट विलियम के ऊपर किसने अटैक किया था, और जो ब्रिटिश मैन एंड वुमेन है उनको एक मतलब बंदी बना लिया गया था, वो कौन थे? एक सेकंड ना,
सॉरी बैटरी डाउन हो गई थी। ओके, तो कौन थे वो जनाब, कौन थे वो इंसान जिन्होंने ये अटैक करके ब्रिटिश को कैप्चर किया था? तो 756 की बात हो रही है तो दिमाग में आ जानी चाहिए 757। 757 के अंदर क्या हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद दौला। रिमेंबर सिराज उद दौला, मीर जफर इनके साथ थे, बाद में धोखा दे दिया था, ब्ला ब्ला, आपको पता होगा पूरी की पूरी कहानी। तो सिराज उद दौला ही तो होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं इनको अटैक किया था, बिकॉज ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद द पॉलिसीज ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था और सिरा सिरा जा रहा था मुगल एम्परर को, तो ये ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड और अल्टीमेटली उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर। रॉबर्ट क्लाइव के कुछ लोगों को यहाँ पर कैप्चर वगैरह कर लिया था। देन इवेंचुअली 757 की बैटल ऑफ प्लासी होती है। इसके बाद ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 1764 की जो बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर, दिस वाज अ डिसाइसिव बैटल, और इसके बाद दीवानी राइट्स जो थे वो क्या कहते हैं आपके बंगाल के ऊपर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिल गए थे। बहुत आसान सा है, ऑप्शन नंबर सी इज दैट ऑप्शन। आप लोगों ने अभी तक आंसर भी कर दिया है काफी लोगों ने, और कर भी दिया होगा डेफिनेटली, आई कैन सी दैट। लगे रहिए ऐसे ही, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली मराठा? सिंपल सी भाषा है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मराठा और मराठा वीकली केसरी इसका नाम है। मतलब कि इंग्लिश वीकली यानी कि हफ्ते में एक बार साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है मराठा, और एक क्या कहते हैं मराठी लैंग्वेज के अंदर इसका नाम रखा था केसरी। ये किसने लॉन्च किया था? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं लाल बाल और पाल के बारे में। लाल बाल और पाल तीनों ही बहुत ही ज्यादा प्रचलित जनाब लोग थे, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम राइटर्स। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स ये लोग थे। ठीक है, थोड़ी सोच इनकी मतलब अलग तरह से थी, थोड़ा जोशों के साथ यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इन्हीं के बीच में, अच्छा एक क्वेश्चन का उसका आंसर दो, ये तो आप आंसर कर ही चुके होंगे, दैट इज बाल गंगाधर तिलक इज द राइट ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? पंजाब केसरी, ये तो सिंपल केसरी है। पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? या फिर शेर पंजाब भी बोलते हैं इनको, शेर ऑफ पंजाब इनको बोलते हैं। कौन है जनाब? ठीक है, तो ये है बिपिन चंद्र पाल, बाल एंड लाल। लाल और लाला लाजपत राय से कंफ्यूज मत होना, लाला लाजपत राय वो डिफरेंट कैरेक्टर है, फ्रीडम स्ट्रगल में आपको देखने को मिलेंगे। ही वाज द पर्सन जिनको छाती पे, जिनकी चेस्ट के ऊपर लाठी लगी थी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ व्हिच ड्यूरिंग दिस चेस्ट इंजरी इटसेल्फ ही गॉट डाइड, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। एंड अल्टीमेटली इन्हीं का बदला लेने के लिए देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज भगत सिंह, राइट? अरे सबने आपने नाम सुना होगा भगत सिंह, जिनकी अभी अभी उनके उपलक्ष्य में 23 मार्च भी अभी रिसेंटली डेट निकली है, 23 मार्च। तो 23 मार्च को क्या हुआ था भगत सिंह की लाइफ के अंदर, प्लीज मुझे बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, और अभी तो 23 मार्च चल ही रहा है। ठीक है, तो भगत सिंह ने जिनका क्या कहते हैं इनका बदला लिया था जेपी सॉन्डर्स को मारने के बाद। ठीक है, तो स्पेलिंग वेलिंग पे ध्यान में दीजिए, आपको सब कुछ के बारे में पता ही होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, लाजपत राय एंड दिस, बाय द वे पंजाब केसरी बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following options identify the reason best suited by the underdeveloped countries make a fiscal policy? अब यार ये कौन सा आ गया? तो बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। उसी एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो आई वुड डेफिनेटली डू इट। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे और भी पैरामीटर्स आते हैं। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली ये बोलती है कि किस तरह से हम लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को या फिर हमारे किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ये सब चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाती है। जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक पूरी की पूरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? और ये ज्यादातर आपको अंडर डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलेगी, लाइक इंडिया। अभी इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, अंडर डेवलप कंट्री है, मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ है तो उस प्रोसीजर के अंदर है, इस डेवलपिंग कंट्री फॉर श्योर। और यहाँ पर हमारे देश में भी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली काम क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री एज वेल एज सोशल स्टेबिलिटी इन द कंट्री लेकर आ सकें, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ सके कंट्री के अंदर इन द लॉन्गर टर्म्स, राइट? तो जरा देखते हैं ऑप्शन क्या मैच कर रहे हैं यहाँ पर। रिड्यूस लेबर टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं, बकवास है। एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, देखो यही इसका डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे समझो, एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज करना है, तभी मैंने बताया इकोनॉमिक कैपेबिलिटी प्रदेश की बढ़ानी है। टू रेट द कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई ऐसी कैपिटल इज समथिंग, कोई ऐसी चीज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग रेलवेज, मान लो कि रेलवेज बना दी है ना, रेलवेज बना दिया, फिर कह लो रेलवे लाइन बिछा दी है, तो वो क्या कैपिटल फॉर्मेशन है। अभी हम लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में से काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे कि ट्रांसफर फास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से चीजें। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट कंट्री को मिलने वाले, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट वगैरह के रिगार्डिंग भी बात करता है। ऑप्शन में बी इज द ऑप्शन, बहुत सिंपल सी बात है।
इसका आपको ऑप्शन नंबर डी भी रख सकता है, लेकिन डी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। डी इज ऑल्सो समवेयर टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, लेकिन डी इज नॉट द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। सी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समझ लो, ठीक है। ऑलराइट, टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इन डिफरेंस कर्व इज। अब यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दो गुड्स हैं, दो गुड्स मतलब दो सामान, तो ये क्या है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर एक को हम लोग खरीदेंगे तो दूसरे की सेल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का भी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर अगर एक की कंजप्शन बढ़ गई, दूसरी कंजप्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हम लोग ब्रेड, मान लीजिए कि लोग क्या हो रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह आती हैं कि लोग ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं। अगर लोग ब्रेड ज्यादा खरीदेंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ब्रेड का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है, ब्रेड का कॉम्प्लीमेंट्री आइटम कौन सी है, दैट इज बटर। तो अगर ब्रेड की सेल बढ़ती है तो ये मान सकते हैं हम लोग कि बटर की सेल भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका बिल्कुल अपोजिट भी होता है, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। तो इसका बिल्कुल ये दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि लोग चाय पीना छोड़ रहे हैं, चाय पीना बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, कि चाय पीने से काफी शरीर में दिक्कतें आती हैं, ये सब कुछ आता है, जो भी कह लो। तो इसके अगर नॉर्मल टी यहाँ पर क्या होगी, कम कंजप्शन की जाएगी, तो शायद ग्रीन टी की कंजप्शन बढ़ जाए। तो ग्रीन टी क्या है, सब्स्टिट्यूट है किसका, नॉर्मल टी का। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ग्रीन टी अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो हम लोग कह सकते हैं कॉफी। तो अगर लोग चाय कम पी रहे हैं तो कॉफी ज्यादा पीने लग जाएंगे। तो मतलब क्या है, एक की कमी दूसरे का फायदा, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो क्या बोल रहा है, अगर टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, अगर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है तो किस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी, अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, यानी कि आपका जो आंसर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा, दिस आंसर इज एल शेप कर्व, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे दूसरे से। एल शेप इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मार्क कर लिया आपने, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The following options, which of the following options represent already spent expenses by a firm but are same not recorded in the account books? ऐसे कौन से ऐसे खर्चे हैं, ऐसे खर्चे जो कि ऑलरेडी स्पेंड कर दिए गए हैं। मतलब एक फर्म है, कंपनी है, उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया है, एक खर्चा कर दिया है, लेकिन वो खर्चा अकाउंट बुक्स के अंदर नहीं आ रहा। देखो इसका राइट ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कॉस्ट लिखी है, सम कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक काम करते हैं, बात ही कर लेते हैं इनके रिगार्डिंग, ठीक है। अनकंट्रोलेबल तो आप छोड़ ही दो उसको, इससे कोई वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। संक कॉस्ट देखते हैं। संक कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट एक तरह से डूब गई है ना, संक वही होता है ना। तो संक यानी कि डूब गई है कॉस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, हमने गाड़ी ली ना, हमने कार ली, आप लोगों ने कार खरीदी है कि यार हम लोग को ट्रैवल करना होता है, आपने कार खरीदी। अगर आपने कार खरीदी है, इसका मतलब क्या है, एक बार आपने पैसा खर्च कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 5 लाख की आपने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, मत पूछना कौन सी, बट 5 लाख की गाड़ी आपने खरीदी है। तो 5 लाख की गाड़ी आपने खरीद के रख ली, अब वो कॉस्ट क्या आपकी डूब चुकी है, 5 लाख आपका आपका जा चुका है, गाड़ी आपकी आ चुकी है। गाड़ी को यूज करो या गाड़ी को यूज ना करो, 5 लाख तो गए, गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो भी 5 लाख की है, और अगर यूज होगी तो भी 5 लाख की है, समझ रहे हो। तो संक कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट डूब चुकी है। फॉर एग्जांपल फर्म्स के केस में मशीनरी वगैरह लेकर आगे आप कुछ काम करो ना करो, लेकिन आपकी वो कॉस्ट जा चुकी है, संक कॉस्ट, ठीक है। अनकाउंटेबल छोड़ दीजिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, चलो पहले एक्सप्लिसिट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कौन सी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कोई लोग काम कर रहे हैं, सैलरी वैलरी कुछ काम कर रहे हैं, है ना, खर्चा पानी कुछ कर रहे हैं, सैलरी वैलरी दे रहे हैं आप लोगों को। या फिर हम बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार आपने कार ही लिया ना, चलो सैलरी को छोड़ो, कार लिया आपने, तो कार लिया आपने सोचा कि चलो यार मैं ट्रिप पे जाऊंगा, तो मैं फॉर एग्जांपल जम्मू से अमृतसर आ रहे हैं हम लोग ट्रिप के ऊपर। तो जब यहाँ से आप यहाँ पे जम्मू से अमृतसर ट्रैवल करोगे, तो बन गया ये रहा जम्मू से अमृतसर आप ट्रैवल करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके कुछ किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, तो आपका पेट्रोल का खर्चा या डीजल का खर्चा या फिर गैस का खर्चा आपका होगा। तो ये जो कॉस्ट है जो आप पे करोगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये भी रिकॉर्ड बुक्स में आएगी ऑफ कोर्स, है ना, बिकॉज आप गिनोगे कितने मैंने पैसे खर्च किए, तो रिकॉर्ड अकाउंट बुक में बिल्कुल डालोगे। लेकिन जरा समझते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टाइप होती है, और अगर आपको ये ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टिक कर देना, बिकॉज दिस इज राइट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप में से कार में से ही आपके यहाँ पर 4 लोग गए गाड़ी में, 4 लोग यहाँ पर गाड़ी में गए, लेकिन वापस आते हुए सिर्फ यहाँ पर 2 ही लोग गाड़ी में आए, वापस 2 लोग ही गाड़ी में आए। अभी 2 लोग जो हैं वो कहां से आएंगे, वो लोग बस से आएंगे। तो बस में अगर ये 2 लोग गाड़ी में आते तो शायद इनका खर्चा नहीं होता, बिकॉज पेट्रोल तो उतना ही लग रहा है।
लेकिन क्या कहते हैं, अब ये लोग दो बस में अलग अलग से आ रहे हैं, तो इन दोनों का खर्चा क्या होगा, अलग से होगा। इन दोनों का खर्चा क्या होगा, अलग से होगा। अब क्योंकि हमारी कार, हमारा एक क्या थी, आइटम थी, तो हम तो कार के बारे में मेजर कर रहे थे ना, तो गाड़ी का पेट्रोल उतना ही लगा, उतना ही खर्चा हुआ गाड़ी में। लेकिन ये दो लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान, जैसे अगर मैं आपको, आप मान लेते कि आप जॉब कर रहे हो, मान लेते कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो और आप 1,000 रुपया कमाते हो एक दिन के अंदर, है ना, मोटे मोटे तौर पर, ऐसी बस एक रफ आइडिया ले रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, आप 1,000 रुपया कमाते हो एक दिन के अंदर, तो आप 30 दिन में कितना कमा लिया आपने, 30,000 रुपया कमा लिया, 30,000 कमा लिया, 30,000 आपने रुपीज कमा लिया। अगर मैं आपको बात करूं कि आप पढ़ाते हो ट्यूशन 2 घंटा, या कहते हैं 4 घंटे आप ट्यूशन पढ़ाते हो, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हो, मतलब आप 250 रुपए पर घंटे आपकी क्या है, वैल्यू है, 250 रुपीज पर आवर आपकी क्या है, वैल्यू है। आप 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, लेकिन बाकी टाइम आप ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, 20 घंटा आप ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, तो 20 आवर्स अगर आप ट्यूशन पढ़ाते तो आपको 250 रुपए के हिसाब से और भी पैसे मिलते, लेकिन आपको नहीं मिले। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको पैसे मिलते, लेकिन आपने 4 घंटा नहीं पढ़ाया, तो आप मतलब आपने 4 घंटा ही पढ़ाया, आपने 20 घंटे और नहीं पढ़ाया, या 10 घंटे और नहीं पढ़ाया, फिर 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाया। तो अगर आप पढ़ाते तो आपको फायदा होता, लेकिन अब आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आप नहीं पढ़ा रहे। तो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आप लोगों ने जाने दी, अपने हाथ से अपने जाने दी, लेकिन वो हम लोग एक रिकॉर्ड बुक के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर शो नहीं करते। अगर आपको समझ आ गया होगा, मैं आई थिंक ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, बाकी आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस राइट ऑप्शन इज, बाय द वे, राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। In the law of variable proportion, the second stage of production ends when? अब ये कौन सी बला आ गई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो थोड़ी टफ से क्वेश्चन है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जो आने वाले बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे 3 स्टेज होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या बोलता है कि अगर कोई भी हम लोग आइटम खरीद के लेके आते हैं, कुछ भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, रिटर्न्स क्या होते हैं, पहले बढ़ेंगे, बहुत सारे रिटर्न्स बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, रिटर्न्स बढ़ तो रहेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा, कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा, कम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज करने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं, ये है आपका ग्राफ। अब मुझे फोटो इधर करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है। देखो ये दिस इज टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये कर रहा है आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि बेसिकली मार्जिनल वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग बेसिकली बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्शन एंड्स व्हेन, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहां पर खत्म होती है। देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग। सेकंड फेज के अंदर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन आपका रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपकी प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में, तो टोटल प्रोडक्शन इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, गलत। ये तो आपकी फर्स्ट वाला केस हुआ, ये तो फर्स्ट वाला केस हुआ। राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ये तो आपका सेकंड वाला केस हुआ। तो क्यों आप पूछ रहे हैं, सेकंड स्टेज खत्म कहां पर होती है, ends when that is total production is maximum, और total production start decreasing, this is the third stage। very easy question, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू कंप्यूट, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन होता है चीजों का महंगा होना। फॉर एग्जांपल इस बार अभी आपके पास जो 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए की वैल्यू अगले साल क्या हो जाएगी, आपकी 95 रुपीज की हो जाएगी, बिकॉज करीबन 5-6% का इन्फ्लेशन तो हर साल रहता ही रहता है। वैसे 6% से ऊपर चल रहा है फिलहाल तो, और आगे भी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है रुपए की, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि चीजें क्या हो रही है, महंगी हो रही है। मतलब अगर आज का आप 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जब आप स्कूल में होंगे तो आपने शायद 5 रुपए का समोसा भी खाया हो, शायद आपने खाया हो, वरना आपने 7 रुपए का समोसा खाया होगा। लेकिन अगर आप जाकर देखो तो आपको यहाँ पर आज समोसा 10 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का समोसा मिलेगा। फिर चीजें क्या होगी, ऑटोमेटिकली चीजें क्या होगी, महंगी हो गई है, यानी कि रुपए की वैल्यू डिक्रीज कर गई, या फिर आइटम्स की कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है, इन्फ्लेट हो गई है, फूल गई है, बढ़ गई है, ठीक है। पूछ रहे कह रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, एक इंडेक्स है जो कि ये मेजर करता है कि चीजें कितनी महंगी हो रही हैं। वो किसको बेसिकली कंप्यूट करता है, किसको यहाँ पर बेसिकली मेजर करता है। देखो ये दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को ही मेजर करता है, लेकिन अगर मेजरली पूछा जाए तो आप लोग का आंसर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ये क्या करता है, आपका मेजर करता है। आपने एक चीज भी सुनी होगी, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप किसी भी चीज को क्या कहते हैं 3 साल से ज्यादा, सॉरी 36 मंथ से ज्यादा, हाँ ठीक है, 36 मंथ्स यानी कि बेसिकली 3 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो, और अगर आप 3 साल से ऊपर के भी स्टॉक को रखो, तो वहां पर क्या लगता है, जब भी स्टॉक को वापस बेचोगे तो क्या होगा, आपके जो सेलिंग पे जो वैल्यू है उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज एग्जांपल, ओके। ग्राम पंचायत हैव बीन मैंडेटेड फॉर द प्लान्स ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, बनाए गए GPDP
ये जो प्लान है वो 2020 और 2021 के अंदर, एक साल करीबन पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वापस रिपीट भी हो जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यार ये जो आपकी जो ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स करके जो चीज बोली गई थी, ये बेसिकली किसके अंडर आती है? दिस वाज इनिशिएटेड बाय व्हाट? इनिशिएटेड बाय, सीधा सीधा आंसर है, याद रख लेना, सबकी योजना सबका विकास, इसके अंडर ये क्या कहते हैं आपकी इनिशिएट की गई थी। सिंपल सिंपल याद रख लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन देखो, दो टाइप की आपको कॉस्ट देखने को मिलेगी मेजरली, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉस्ट है ये आपकी, फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल लिया था गाड़ी का, कार का एग्जांपल हमने लिया था, तो गाड़ी की कीमत क्या है? 5 लाख है। 5 लाख आपने खर्च कर लिए, भले उस गाड़ी को एक इंसान चलाए या भले उस गाड़ी के अंदर 4 लोग ट्रैवल करें या फिर 1 लोग ट्रैवल करें, दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, आपने वो पैसे खर्च कर दिए हैं, राइट? इट्स अ एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर उसी गाड़ी के अंदर आप यहाँ पर 4 लोग जाएंगे तो उस गाड़ी का खर्चा चारों में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पर हेड क्या होगा यहाँ पर? वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन अगर वो गाड़ी के अंदर एक इंसान ही ट्रैवल कर रहा है, यानी कि एक सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसके ऊपर ही सारा लोड आएगा। तो मतलब क्या है? ये वेरी कर रही है विद द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको हल्का सा आइडिया हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहानी क्या है, मतलब इसमें से कौन सा है वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है? रेंट। देखो, रेंट आपने रेंट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि घर आपने खरीदा, रेंट आपने दिया, और वहां पर 1 दिन के लिए रहो, वहां पर आपके 4 दिन के लिए रहो, वहां पर आप रहो, आपके 4 दोस्त रहे, फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। आपने अगर पूरा का पूरा घर ही खरीद दिया है, पूरी की पूरी कंपनी की आप कोई लोकेशन खरीद ली है, तो एक बार आपने रेंट दे दिया, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है, तो रेंट तो नहीं होगा। एम्प्लॉय सैलरी का मतलब क्या हुआ? देखो यार, आप एज अ सैलरी, मतलब क्या कहते हैं, आपकी कंपनी में, जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो 30 दिन, आपको 30 दिन के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है। अब 30 दिन में से हो सकता है यार आपने 2 या 3 दिन आपने काम ना किया हो, वहां पर आए, आपने चाय पानी पिया और चले गए, आपने 30 के 30 दिन काम नहीं किया है ना, लेकिन आपने वहां पर आपको सैलरी 30 दिन के लिए ही मिल रही है, तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी सैलरी क्या है? फिक्स्ड है। आप काम ज्यादा करोगे तो भी उतनी सैलरी मिलेगी, कम करोगे तो भी उतनी सैलरी मिलेगी, ये फिक्स्ड है, तो ये भी इसका आंसर एग्जांपल नहीं होगा। एग्जांपल क्या है इसका? यूटिलिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही उसके साथ मल्टीप्लाई बाय रुपी को मल्टीप्लाई कर जाएगा, जितने यूनिट्स खर्च करोगे उतना ही बिल आएगा, तो यानी कि वेरिएबल है। कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे तो कम बिल आएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बहुत सारी और भी चीजें होगी, ये दिस एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट। तो ओनली बी इज गोना बी द ऑप्शन, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, आप में से बहुत सारे लोगों ने सही भी किया, व्हिच इज वेरी गुड। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल है। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे और दीजिए, अगर कोई इंसान पार्ट टाइम या फिर कहते हैं आर्ली बेसिस पर काम करता है, घंटे के हिसाब से काम करता है, आर्ली बेसिस पर काम करता है कि आपको कुछ घंटे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको दिया था, राइट? आर्ली बेसिस पर अगर कोई इंसान काम करता है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट में आएगा? बताइए जरा, आसान क्वेश्चन। ओके, ओह माय गुडनेस, ये तो क्या हो गया, ये तो पहले से मार्क हो गया आंसर। एनीवेज, बहुत सारा आसान क्वेश्चन था कि पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को वेस्ट में कौन सा कंट्री क्या करता है, टच करता है? ईरान इज द ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन। ओके, चलिए। ओके, एज पर द सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है? सेक्स रेशियो कितना है? ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 पे मेल्स, वो जो कि सेक्स रेशियो की डेफिनेशन है, वो कितना है? तो इसका आंसर कितना है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, 940 जो कि अब बढ़ के हो गया है 1020। वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर में ये था, याद रखिएगा। अब हमारे देश में फीमेल ज्यादा हो गई है, लेकिन ये सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है, बिकॉज सेंसस क्या होता है? हर 10 साल के बाद होता है। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन वो सेंसस नहीं हो पाया, तो 2022 के अंदर अभी सेंसस की प्रथाएं चल रही है, तो यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश होगी, तो ड्यू टू कोविड इट गॉट डिलेड, ठीक है? लेकिन याद रखना, ये सेंसस की रिपोर्ट नहीं है, ये सेंसस की रिपोर्ट नहीं है, ये खाली कुछ संस्थाओं ने खुद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उसके बेसिस पर बात की जा रही है, ऑफिशियल सेंसस की डाटा अभी तक नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान नहीं, ये हमारा आता है, देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो पाकिस्तान इज इन नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान आएगा अपना नॉर्थ वेस्ट के अंदर। साउथ के अंदर आपको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर आपका ईस्ट में आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश भी आपका ईस्ट में आता है, एक्चुअली में ईस्ट बिल्कुल कह सकते हो, ईस्ट में आता है, मेजरली ईस्ट में आता है, तो मालदीव इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? ऑलराइट, मालदीव इज अ कोरल कंट्री, ठीक है? कोरल्स क्या होते हैं, पढ़ लेना भाई, ठीक है? कोरल रीफ, सॉरी, इट्स अ कोरल कंट्री, लाइक सिंगापुर इज आल्सो अ कोरल कंट्री, ठीक है?
सिंगापुर इज आल्सो कोरल कंट्री, मतलब सॉरी मालदीव इज नॉट द कंप्लीट कोरल, इसमें कुछ कोरल आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंगापुर इज द कंप्लीट कोरल कंट्री, ठीक है। चलिए लक्षद्वीप हमारे जिसमें एग्जांपल इसका। एज पर 2011 का सेंसस, अगेन सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है? 74%। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। 74.4%, आगे बढ़ते हैं। जिसमें फीमेल्स का रेट का है कम है और मेल्स का बहुत ज्यादा है, ठीक है। यार ये भी इसका आंसर थोड़ा सा ये आंसर आई थिंक मार्क हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल के अंदर कब हुआ, जो कि पीसन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1859 के अंदर स्टार्ट हुआ था। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगेन देखो अब क्वेश्चन आसान से आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलती से मार्क हो गया, बट आई एम रियली सॉरी फॉर इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट देयर। Who led the सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी का किसने साथ दिया था? कौन सी मूवमेंट थी इन्होंने, सॉरी किन्होंने लेड किया था? किसने लेड किया था? रिवोल्ट, ओके सॉरी मूवमेंट, नॉट रिवोल्ट। मूवमेंट किसने ये स्टार्ट किया था? गांधी जी के साथ मिलकर। एनी बेसेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनी बेसेंट तो किसने स्टार्ट किया था? होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग स्टार्ट की थी अलोंग विद द लाइक्स ऑफ क्या कहते हैं आपके इनके साथ कौन थे बताओ जरा, इनके साथ कौन थे जिनको जेल भी जाना पड़ा था? 1916 के अंदर वो वापस 1914 के अंदर वापस जेल से बाहर आए थे और फिर उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। बताओ जरा कौन है जनाब जिनके बारे में बात कर रहा हूं? इन्होंने और दोनों ने स्टार्ट करी थी होम रूल लीग, ठीक है। ओके बाय द वे एनी बेसेंट वाज थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की फाउंडर थी। अगर पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर कौन थी, तो वो थी मैडम ब्लेटवस्की एंड ऑकलेट, ठीक है, क्या रखना है, ठीक है। अगर इंडिया की इसकी जो ब्रांच इंडिया में थी, उनकी जो फाउंडर थी दैट वाज एनी बेसेंट, ओके। चलिए ओके नाउ मूव फॉरवर्ड विद द मृदुला साराभाई के बारे में अगर याद कर पाए तो आप, ये अहमदाबाद मिल केस के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। कब हुआ था बताना जरा मुझे, ठीक है, और कमेंट में लिखो फटाफट से। और दूसरी बात यहाँ पर पहली बार हंगर स्ट्राइक के ऊपर कौन बैठे थे? गांधी जी। द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो हुई गांधी जी ने की थी दैट वाज अहमदाबाद मिल केस के दौरान करी थी, ठीक है। मृदुला साराभाई ये जो थी साराभाई इनके जो ब्रदर थे, उनकी वो इन ये मिल की जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट थे, ठीक है। बाकी आपको सारे कुछ पता ही होगा। एनीवेज ये मुथुलक्ष्मी करने जरूरत नहीं है आपको। सरोजिनी नायडू इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर सॉल्ट सत्याग्रह को यहाँ पर लेड किया था। सरोजिनी नायडू तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक याद रखना, कमला देवी। देखो क्या हुआ था, गांधी जी ने जब ये प्लान किया था सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, तो यहाँ पर 7 टीम बनाई थी, 7 मेंबर्स की टीम बनाई थी, और ये आपस में डिस्कस कर करके अपनी अपनी जगहों पर इन्होंने ये स्टार्ट करना था। तो 7 मेंबर्स में 2 लेडीज आपको और देखने को मिलेंगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड एक थी जिनका नाम था मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, गोखले, यार गोखले थे, मुझे नाम नहीं याद आ रही, एक मिनट, किसी को पता तो याद मेंशन करना चाहता है। गोखले, यार इनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, ए गोखले, ठीक है। अंकिता तो नहीं है, अंकिता या ऐसे कुछ नाम है, अमृता या अंकिता समथिंग लाइक दैट, तो ये देख लेना, एक गोखले इनका नाम है। तो ये दोनों देवी मतलब ये दोनों फीमेल्स वर आल्सो प्रेजेंट आउट देयर। और सरोजिनी नायडू वाज क्यों फेमस है इससे रिलेटेड? गांधी जी को जब जेल में डाल दिया गया था उसके बाद क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू जी ने ही ये आगे जाके सॉल्ट सत्याग्रह को आगे जाके और कंटिन्यू किया था और अल्टीमेटली ब्रेक भी किया था, ठीक है जी। सरोजिनी नायडू को बोलते हैं, शी वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यूपी राष्ट्र की आपको देखने को मिलती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 2011 में अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू रिवाइव द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। कौन सा किया? दैट इज ऑप्शन नंबर डी नमदा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। Okay. Which is the only active volcano? Which is the only active volcano island in India? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आइलैंड कौन सा है? दैट इज कहां पर आता है? देखो अगर पूछता है 2 क्वेश्चन, मतलब ये जो इसके रिगार्डिंग अगर आपका आंसर आता है, बैरन आइलैंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आप नारकोंडम भी रख लेंगे, ठीक है, नारकोंडम भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो याद रखेंगे। और अगर इसके अलावा क्या कहते हैं, ठीक है, चलो इतने काफी है, ओके। चलो मैं बताओ यार, निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? बता ही दो अब, इतना है ना, इतना लिखा है। निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? और निकोबार के अंदर आपके नेशनल पार्क कौन से आते हैं? उन दो नेशनल पार्क का नाम बता दो फटाफट से, ठीक है, 2 नेशनल पार्क का नाम बता लो फटाफट से, ठीक है। ऑलराइट, चलो मेरे ख्याल से इतना काफी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, सती प्रथा जो थी वो अबॉलिश की गई थी
किसके टेन्योर के अंडर की गई थी। ये टेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, और सभी के लिए, इवन जितने के लिए भी नाम लिखे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में मतलब सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडी अलायंस जो था वो लॉर्ड वेल्सी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड डलहौजी सर इनको तो बोलते हैं, मतलब इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन किया है ब्रिटिश एम्पायर ने वो इनके टाइम पर ही किया था। बहुत सारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक तरीका था इन्होंने फाइंड आउट किया था, बड़ा डिफरेंट सा तरीका था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। कौन से जो प्रोविंसेस थे जो इसके अंडर फॉल करे, अवध एग्जांपल ऑफ द सेम, सतारा डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको ये थोड़े इनके बारे में नाम याद रख लेना, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अब बच गए यहाँ पर कौन से, लॉर्ड विलियम बेंटेक। तो लॉर्ड विलियम बेंटेक इनका क्या एग्जांपल है, सॉरी इनका आंसर है। 1828 के अंदर ये इनके सामने पेश किया गया था और 1829 तक इन्होंने साइन कर दिया था इसके ऊपर। तो दैट वाज सती अबॉलिशमेंट एक्ट यहाँ पर बन गया था अंडर हिज पर्टिकुलर क्या कहते हैं आपके गवर्नर जनरल के टाइम पर। इनको बोलते हैं इंग्लिश, इनके टाइम पर इंग्लिश को भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपका बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया गया था, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेम एज वेल। ही वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ही हैं। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, लेकिन पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली पोजीशन यहाँ पर क्रिएट की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी द प्रीमियर कंटेनर देखो सिंपल सी गाने बोल रहा है कि एक कंटेनर पोर्ट है जो कि 50% के आसपास ये कार्गो वॉल्यूम यहाँ पर चेक करता है। ये मेजर पोर्ट्स के अंदर आपका आता है और ये पूछ रहे हैं कि ये कहां पर लोकेटेड है। बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो हुआ क्या था, अगर आपको पूरा सिस्टम अच्छे से पता हो तो मुंबई पोर्ट इज अ पोर्ट विच इज इन मुंबई, ऑफ कोर्स, है ना। मुंबई पोर्ट के ऊपर ये नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, और सॉरी नेचुरल पोर्ट है ये मुंबई पोर्ट। और ये क्या था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा था। इसके लिए मुंबई पोर्ट के पास ही यहाँ पर बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो कहां पर है, नवी मुंबई के अंदर है, नई मुंबई के अंदर है। और इससे क्या मतलब ये काफी ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है और काफी ज्यादा यहाँ पर आपके मॉडर्नाइजेशन के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और ये इट इज ऑल्सो मतलब देयरफॉर टेकिंग अवे द स्ट्रेस ऑन मुंबई पोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें कोची पोर्ट, विशाखापट्टनम, ओके विशाखापट्टनम पोर्ट। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं हमारी इंडियन नेवी का अंडरग्राउंड बेस कहां पर बन रहा है, अंडरग्राउंड सबमरीन बेस कहां पर बन रहा है, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आपको देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम में देखने को मिल रहा है। तो चेन्नई पोर्ट इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स आउट देयर। विशाखापट्टनम ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डीपेस्ट पोर्ट कहां पर है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, देखो अगर मेजर में पूछे, सॉरी अगर आपको जनरलाइज पूछे तो वहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कृष्णापट्टनम फोर्ट, कृष्णापट्टनम फोर्ट, सॉरी पोर्ट, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ और वहां पर मेजर पोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है और वहां पर लिखा है विशाखापट्टनम पोर्ट इज मेंशन, और या फिर वाइजैक पोर्ट यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको टिक कर देंगे। एक्चुअल में राइट कौन सा ऑप्शन है, दैट इज कृष्णापट्टनम पोर्ट। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हुआ ऑप्शन के अंदर इसका वाइजैक दिया हुआ है तो प्लीज इसको मार्क कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, ठीक है। फटाफट से मुझे बताओ डायमंड हार्बर ये किसको बोलते हैं, डायमंड हार्बर ये भी पोर्ट है, किसको बोलते हैं, डायमंड हार्बर, ऑलराइट। ये भी मुझे बताओ कि जेएनपीटी, अच्छा बाय द वे जेएनपीटी का नाम चेंज किया गया है ना, एक नया नाम चेंज किया गया, इसका नया नाम क्या है मेंशन करो फटाफट से कमेंट के अंदर। नवी मुंबई, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। मूला शंकर इनका नाम है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताया जाए, वैसे रिफॉर्म्स वगैरह के अंदर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनके बारे में, चलो रहने देते, सारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। यार ये क्या चक्कर है कुछ जगहों पर आंसर मार्क किया हुआ है बट लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अभी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, इंडिपेंडेंस डे। कब सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे, दैट इज आपको पता है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 के अंदर ही किया गया था, झंडा वंडा फहराया गया था, ठीक है। बहुत कुछ आपको पता ही है इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। नेहरू जी वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस सेम आइडिया, सेम आइडियोलॉजी आउट देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Alright, the first country which adopted the preamble was written, जिसने अडॉप्ट किया था preamble को in written form, that is USA। और USA से हमने क्या लिया है, हमने preamble कॉन्सेप्ट लिया है, preamble का कॉन्सेप्ट हमने लिया वो USA से ही लिया है हमने, ठीक है। और preamble is a part of constitution or not, बताओ yes या no। preamble constitution का पार्ट है कि नहीं, बताओ फटाफट से। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के अंदर एक ही बार क्या हुआ आपका अमेंडमेंट हुई है और क्या कहते हैं हमारे preamble के अंदर, और क्या ऐड किया था बताओ जरा। सोशल, चलो आप लोग बताओ, मैं क्यों बताऊं, है ना, आप लोग बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, सिंगल टाइम एक बार अमेंडमेंट हुई है प्रियम्बल के अंदर, और वो क्या है बताओ। अच्छा, और जो प्रियम्बल है वो किसके पार्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट है,
ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। Which year were the Indian state reorganized on the linguistic basis? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, अगेन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 7th अमेंडमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, है ना, और लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइड हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला बना था, ठीक है। इसके अंदर आपको पता होगा जेवीपी कमेटी बहुत पूछते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, बड़ा आपको इंपॉर्टेंट होगा, पता होगा आपको, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। 96 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? अरे यार क्या मजाक वाली बात होगी। आर्टिकल 14 बात करता है दो चीजों के रिगार्डिंग, ये कंफ्यूज मत कर देना यार, है ना, कभी कभी सिली सिली छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ध्यान से करना है। आर्टिकल 14 बेसिकली टॉक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों के रिगार्डिंग बात करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको प्रिविलेज की ओर क्या करना है, हमें लेके जाना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? लॉ के सामने सबके सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसके दो एक्सेप्शन आपको देखने मिलेंगी, एक है आपके गवर्नर और एक है आपके प्रेसिडेंट। दो के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये लॉ नहीं है मुझसे, मतलब ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी दो इन दोनों को छोड़ के बाकी हर देश के हर सिटीजन को के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है आपके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द रिट्स। एक रिट्स के भी क्या है ये आपके, ये एक्सेप्शंस है। वो कौन सी रिट्स है, वो कौन सी रिट है, एक रिट है, वो कौन सी एक रिट है, बताइए उसका नाम, ठीक है। तो ये अच्छा, बाय द वे दोनों के दोनों है ना, दोनों के दोनों इसकी आपकी आर्टिकल 14 में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 7 भाई 3 क्वेश्चन रह गए, बस एंथुसियाज्म हाई रखो। Which part of the constitution relates with the directive principles of state policy? बताओ यार, क्या मजाक वाला क्वेश्चन आ गया है ना, तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 ऑफ द कंस्टिट्यूशन रेफर्स टू, अगेन कैसे मजाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़े स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन टफ थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपने आंसर कर भी दिया होगा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट कौन दिलाते हैं, ये बताओ, है ना, कौन दिलाते हैं ओथ प्रेसिडेंट को, ये बताओ जरा मुझे, ठीक है। और ये मुझे बताओ कि आर्टिकल नंबर, रैंडमली पूछता हूँ, आर्टिकल नंबर 108 किसके रिगार्डिंग बात करता है, आर्टिकल नंबर 72 किसके रिगार्डिंग बात करता है, ये बताओ फिर आपसे, ठीक है, दो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉज इन इंडिया? अरे वाह, मजाक आ गया। ये क्वेश्चन जब मेरे को याद है कि मैंने ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला था व्हेन आई वाज टीचिंग आउट देयर, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, मानोगे आप, यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेम करके अलग से डाला था उन्होंने, पर बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और थोड़े से ऑप्शन हल्के से चेंज किए थे, बट ऑप्शन मैं बताता हूँ, उसके अंदर ऑप्शन क्या था, उसके अंदर ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, क्या कहते हैं आपका प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन वाज ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव वाज ऑप्शन, बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट यहाँ पर खा गए थे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है कि हमारी यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर ऊपर बैठे होते हैं प्रेसिडेंट, और नीचे होते हैं आपके दो हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। तो क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा जो भी आपका होगा, पहले मान लो इसने पास कर दिया, फिर इसने पास कर दिया, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर यहाँ पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, यानी कि असेंट मिल जाता है बिल को, तब जाकर कोई भी जो बिल होगा वो क्या होगा, आपका एक्ट में बनेगा। मैंने कई बार रिपीट किया था क्लास के अंदर, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। और सेम होता है आपका ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रेसिडेंट की जगह होते हैं गवर्नर इन द स्टेट असेंबली, ठीक है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the first women governor of independent India? कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। 30th क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नर क्या पूछा था, अभी बताया था मैंने आपको, सरोजिनी नायडू इज द राइट ऑप्शन। अभी सुचिता कृपलानी जी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये है हमारे देश की फर्स्ट फीमेल सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों, यानी कि सरोजिनी नायडू जो थी गवर्नर थी यूपी की, और सुचिता कृपलानी जो थी वो फर्स्ट फीमेल सीएम थी, वो भी किसकी थी, यूपी की ही थी, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी, शी वाज द वेरी फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया, एंड विजयलक्ष्मी पंडित, शी वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट फीमेल, लेकिन फर्स्ट फीमेल क्या, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो थी विजयलक्ष्मी पंडित थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एंड शी वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट इज यूएनजीए, एंड फर्स्ट फीमेल एज वेल इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, आपके न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेंगे,
न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके बारे में आपको, ठीक है। अच्छा ये न्यूयॉर्क के तो ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर वहां पर आपका गांधी सोलर पार्क है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गए थे, क्या कहते हैं आपके यूएसए में गए थे डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के टाइम पर, तब उन्होंने वहां पर इनोग्रेट किया था गांधी सोलर पार्क, ठीक है। और कहते हैं न्यूयॉर्क के क्या कहते हैं आपके जो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल पास में, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी बहुत ज्यादा फेमस है इस टाइम पर, आपको शायद पता होगा, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है। दलबीर भंडारी इस टाइम पर क्या है, दलबीर भंडारी, ये भी नाम याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दलबीर भंडारी इज द जज हु इज रिप्रेजेंटिंग अस इंडिया एंड सेवरल अदर नेशंस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या कर रहे हैं आपको पता भी न्यूज में थे, बिकॉज ऑफ सर्टेन क्या कहते हैं आपके डिसीजन रिगार्डिंग इट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आता है, ये आपका आता है नीदरलैंड्स, या जो कि आपका हॉलैंड के अंदर, आपको नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, ये आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। बाकी सबके सब कहां पर आते हैं, आपके न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस की पहली जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को के अंदर, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर आपको देखने को मिली थी। थैंक यू सो मच, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा लगा होगा। जेकेपी ऐसा है कि अभी टेस्ट सीरीज अभी भी आपके साथ इंटैक्ट है, आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आप चाहें तो 150 रुपए खर्च करके कुछ एक कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स गो अबाउट इट एज वेल, ओके। बाकी थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट के अंदर रीच कीजिएगा। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स आउट देयर। थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव, स्टे इंटैक्ट। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ राइट नाउ एंड यू विल बी। आग लगा दोगे सबके सब यार, मुझे पता है। कमेंट में लिखना कितने लोग आग लगाने वाले हैं एग्जाम के अंदर। मिलते हैं कल बहुत जल्दी। सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।